प्रिय दोस्तों, वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय मानसिक विकारों की आधिकारिक सूची में एक नए निदान को शामिल करने की संभावना पर तेजी से चर्चा कर रहा है। यह एक गंभीर जुनूनी स्थिति है जिसमें रोगी एक साथ आश्वस्त होता है कि रूस पूर्ण पतन के कगार पर है, लेकिन साथ ही पूरी दुनिया को गुलाम बनाने वाला है। रूसी विशेषज्ञ बदले में इस निदान को एक और विशेषता के साथ पूरक करने का सुझाव देते हैं। तर्कहीन विश्वास की कोई भी परिणाम के डर के बिना रूस को नुकसान पहुंचा सकता है। यह मुद्दा निश्चित रूप से आपके ध्यान के लायक है। दोस्तों, चलो देरी न करें, हम शुरू कर रहे हैं। 2022 में यूरोपीय अधिकारियों ने एक खतरनाक गेम खेलने का फैसला किया जो रूसी रूले जैसा दिखता है और रूसी वित्तीय संपत्तियों को ठंडा करने की घोषणा की। यह एक बड़ी राशि के बारे में था जो उस समय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय डिपॉजिटरी क्लियरस्ट्रीम में था। ऐसा लगता है कि इस योजना को पूरी तरह से सोचा गया था। एक भी शॉट के बिना, टैंक और विमानों के बिना यूरोप रूस को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा। इसके अलावा पश्चिम को भरोसा था कि इस प्रक्रिया में उसके एक भी सैनिक को नुकसान नहीं होगा। सब कुछ सभ्य यूरोपीय शैली का था। सरल तर्क, यह तुम्हारा था, यह हमारा बन गया। आप हमारे साथ क्या करेंगे? क्या आप हमारे सर्वर, बैंकों और कार्यालयों पर बमबारी करेंगे? हालांकि रूस घटनाओं के विकास को देखते हुए प्रतिशोधी उपाय करने की जल्दी में नहीं था। इस बीच यूरोपीय अभिजात वर्ग, जैसे कि संभावित परिणामों के बारे में भूलकर, इन जमे हुए फंडों को फिर से वितरित करना शुरू कर दिया। दसियों अरबों डॉलर का निर्देशन यूक्रेन को वित्तीय सहायता के लिए किया। उसी समय कीव को आवंटित ऋण रूसी संपत्ति से आय के साथ प्रदान किए गए थे। यह पश्चिम को लग रहा था कि यह एक त्रुटिहीन योजना थी, लेकिन मॉस्को ने तुरंत यह स्पष्ट कर दिया कि इस तरह के कदम परिणाम के बिना नहीं होंगे। यह कहा गया था कि रूस दर्पण और असम्मित उपाय करेगा और यूरोप के लिए परिणाम बहुत दर्दनाक होंगे। स्थिति तेजी से विकसित होने लगी। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद, जिन्होंने एक प्रसिद्ध देश और यूरोप को सैन्य समर्थन समाप्त करने का मुद्दा उठाया और धीरे धीरे फंडिंग कम करने लगे, यूरोपीय संघ में दहशत शुरू हो गई। उर्सुला वॉन डेर लेन ने यूरोप के सैन्यीकरण के लिए 800 बिलियन यूरो की विशाल योजना की घोषणा की है। इस धन का उपयोग यूरोपीय संघ के देशों के पुनरुद्धार और यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रखने के लिए दोनों के लिए करने की योजना थी। यूरोपीय संघ ने यह प्रदर्शित करने का निर्णय लिया है कि वह अपने दम पर संकट से निपटने में सक्षम है और अब अमेरिकी डॉलर की जरूरत नहीं है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ अन्य खिलाड़ियों ने भी मजबूत किया है। उदाहरण के लिए, डच सरकार ने अगले साल प्रसिद्ध देश का समर्थन जारी रखने के लिए 3.5 बिलियन यूरो के आवंटन की घोषणा की है। बदले में जर्मन चांसलर ने यूरोप की सैन्य जरूरतों के लिए खरबों यूरो का वादा किया। हालांकि उसी समय यूरोपीय संघ ने गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का अनुभव करना जारी रखा। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के कारण यूरोप के लिए ऊर्जा की कीमतों में तेज वृद्धि हुई, औद्योगिक मंदी तेज हो गई और ट्रंप के दबाव में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मांग की कि नाटो देश गठबंधन में अपना योगदान बढ़ाए। इन सभी समस्याओं की पृष्ठभूमि के खिलाफ यूरोप में एक नया विचार आकार लेने लगा। तेजी से जमे हुए रूसी संपत्तियों पर ब्याज का उपयोग करने के लिए न केवल कॉल किए गए हैं, बल्कि उन्हें पूरी तरह से वापस लेने के लिए। फरवरी के अंत में एस्टोनियाई विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन की मदद के लिए रूसी संपत्ति से आय भेजने का निर्णय सही दिशा में एक कदम था। उनके बाद पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया थे, जिन्होंने रूसी धन की पूरी जब्ती की संभावना पर विचार करने की इच्छा भी व्यक्त की। लेकिन यूरोपीय राजधानियों में खुशी अल्पकालिक थी। कुछ दिनों बाद यूरो राडियो पर अप्रत्याशित खबर सामने आई। चीन ने यूरोपीय बाजार से अपनी संपत्ति वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी। उद्घोषक ने एक तथ्य की आवाज में घोषणा की कि बीजिंग क्लियरस्ट्रीम डिपॉजिटरी से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निवेश को वापस लेने और हांगकांग में स्थित एक वैकल्पिक निपटान प्रणाली बनाने की योजना बना रहा है। इस निर्णय को बढ़ते भूराजनीतिक जोखिमों और दबाव के हथियार के रूप में वित्तीय साधनों के उपयोग द्वारा समझाया गया था। चीनी संपत्ति की वापसी यूरोपीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर झटका हो सकती है। यूरोपीय संघ के वित्तीय बाजारों में तरलता की कमी का सामना करना पड़ेगा और क्लियरस्ट्रीम, जिसने पहले जमी हुई रूसी संपत्ति से पैसा कमाया था, अपनी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खोने का जोखिम उठाता है। इससे यूरोपीय संघ की वित्तीय क्षमताओं में तेज कमी, कर के बोझ में वृद्धि और निवेश के माहौल को कमजोर किया जाएगा। इस प्रकार यूरोप
अन्य लोगों के पैसे का उपयोग करने के विचार से दूर हो गया, खुद को एक खतरनाक जाल में पाया। विश्लेषकों का अनुमान है कि चीनी ग्राहकों के नुकसान से क्लियर स्ट्रीम के पूंजीकरण में उल्लेखनीय कमी आएगी। उद्घोषक ने यह भी कहा कि सऊदी अरब इसी तरह के कदमों पर विचार कर रहा है। निजी तौर पर रियाद ने जी7 देशों को 20 बिलियन यूरो के यूरोपीय बॉन्ड के हिस्से की संभावित बिक्री के बारे में चेतावनी दी, अगर पश्चिम जमे हुए रूसी संपत्ति को जब्त करने का फैसला करता है। यह स्पष्ट है कि चीन का बयान, जो उसी समय यूरोपीय वित्तीय प्रणाली में एक गंभीर छेद बना रहा है, जब यह पैसा एक प्रसिद्ध देश का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है, केवल एक शुद्ध संयोग है। बेशक, कोई भी यह नहीं मान सकता है कि इस मुद्दे पर अन्य विषयों के बीच व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ने 21 जनवरी को अपनी बैठक के दौरान चर्चा की थी। आखिरकार, आधिकारिक तौर पर उन्होंने विशेष रूप से चीनी नव वर्ष के उत्सव और वसंत उत्सव के लिए उपहारों के बारे में बात की। 20 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बीच बातचीत सिर्फ आकस्मिक लगती है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास पर जोर दिया गया। इसके अलावा, रियाद को पुतिन और ट्रंप के बीच एक संभावित बैठक स्थल भी माना जाता था। जब यूरोपीय वित्तीय संरचनाएं उनकी अशुद्धता के बारे में सुनिश्चित होने के नाते मजाक में कहा, यहाँ वे है, रूसी धन, इसे ले लो और इसका उपयोग करें, वे भूल गए हैं कि सही समय पर रूस के हथियार अचानक बढ़ सकते हैं। रूसोफ, जैसा कि आप जानते हैं, बीमारी गंभीर है, लेकिन इलाज योग्य है, और जरूरत पड़ने पर आप दूर से भी इलाज करा सकते हैं। घटनाएं तेजी से विकसित होने लगीं। यूरोपीय राजनेताओं, जिन्होंने कल आत्मविश्वास से रूसी संपत्ति का प्रबंधन करने की अपनी क्षमता की घोषणा की, अचानक एक नई वास्तविकता का सामना करना पड़ा। स्थिरता के आदि वित्तीय बाजारों में तेज उतार चढ़ाव का अनुभव हुआ है। स्टॉक इंडेक्स नीचे चला गया, यूरो गिरने लगा। व्यापारिक समुदाय ने घटनाओं को चिंता के साथ देखा, यह महसूस करते हुए कि जमे हुए रूसी संपत्ति के साथ खेलने से अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। इस बीच चीनी और मध्य पूर्वी निवेशकों ने वैकल्पिक वित्तीय प्लेटफार्मों पर गंभीरता से चर्चा करना शुरू कर दिया। व्यापार मंडल एशियाई भुगतान प्रणालियों की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में बात कर रहे हैं, जो सामान्य पश्चिमी संरचनाओं को बदल सकते हैं। इसके पहले संकेत पहले से ही दिखाई दे रहे थे। यूरोपीय एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग वॉल्यूम में कमी आई थी, जबकि युआन और दिरहम में लेनदेन गति प्राप्त कर रहे थे। इन खतरनाक संकेतों की पृष्ठभूमि के खिलाफ यूरोपीय संघ के नेतृत्व ने तत्काल कई बंद बैठकें कीं। अर्थशास्त्रियों ने राजनेताओं को संभावित जोखिमों के बारे में चेतावनी दी। यदि चीन और अन्य प्रमुख खिलाड़ी संपत्ति वापस लेना जारी रखते हैं, तो यूरोप एक मुश्किल स्थिति में होगा। हालांकि वैचारिक पाठ्यक्रम पहले ही लिया जा चुका था और कोई भी पीछे हटने वाला नहीं था। अधिकारियों ने नागरिकों को आश्वस्त करना जारी रखा कि रूसी संपत्ति पर नियंत्रण किसी भी तरह से क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन तथ्यों ने अन्यथा कहा। यह जल्द ही ज्ञात हो गया कि सबसे बड़े यूरोपीय बैंकों ने उन ग्राहकों को खोना शुरू कर दिया जो एक अधिकार क्षेत्र में पैसा रखने से डरते थे, जहां राजनीति से प्रेरित बरामदगी आदर्श बन रही है। निवेशकों को आश्चर्य होने लगा, यदि पश्चिम आज रूसी संपत्ति छीन रहा है, तो अगला कौन होगा? इन चिंताओं ने यूरोपीय वित्तीय प्रणाली में विश्वास के गंभीर संकट में बढ़ने की धमकी दी। यह इस समय था कि एक नया, अप्रत्याशित मोड़ आया। लंबे समय तक चुप रहने वाले रूसी अधिकारियों ने संभावित प्रतिशोधी उपायों पर एक आधिकारिक बयान जारी किया है। रूसी संपत्ति के ठंड में शामिल देशों को दुर्लभ पृथ्वी और प्रमुख ऊर्जा संसाधनों सहित महत्वपूर्ण संसाधनों के निर्यात को सीमित करने के लिए सरकारी स्तर पर पहल शुरू हो गई है। इसके अलावा मैत्रीपूर्ण राज्यों के साथ बस्तियों में पश्चिमी भुगतान प्रणालियों को छोड़ने के उपायों पर चर्चा की गई। इस खबर ने यूरोपीय व्यापार में चिंता की एक नई लहर पैदा कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर वाहन उपकरण और उच्च तकनीक वाले उपकरणों के निर्माताओं ने महसूस किया है कि संभावित रूसी आपूर्ति प्रतिबंधों से उत्पादन लागत में गंभीर वृद्धि हो सकती है। कंपनियों ने कच्चे माल के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश शुरू की, लेकिन यह जल्दी से स्पष्ट हो गया कि अल्पावधि में रूसी संसाधनों को बदलना बेहद मुश्किल था। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ यूरोपीय व्यापार हलकों में गंभीर अशांति शुरू हुई। लेकिन पर्दे के पीछे पुनर्विचार दृष्टिकोण के बारे में सुझाव दिए जाने लगे। रूस से कुछ रियायतों के बदले आंशिक संपत्ति वसूली सहित विभिन्न समझौता परिदृश्यों पर चर्चा की गई। यह स्पष्ट हो गया कि चीजों का पुराना क्रम बहाल नहीं होगा।
दुनिया ने एक नए युग में प्रवेश किया है, जहां पुराने वित्तीय तंत्र अब उस तरह से काम नहीं करते हैं जैसे वे करते थे। लेकिन एक बात अपरिवर्तित बनी हुई है, भूराजनीति और अर्थशास्त्र में कोई भी कार्रवाई अनिवार्य रूप से परिणाम देती है। और जो लोग अशुद्धता के साथ खेलते थे, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि बुमेरांग उनकी अपेक्षा से बहुत तेजी से लौट सकता है। दोस्तों, जबकि यूरोप रूसी खतरे के बारे में नाटकीय प्रदर्शन करना जारी रखता है और क्रेमलिन आक्रामकता से खुद का बचाव करने की आवश्यकता के बारे में मंत्र दोहराता है, वाशिंगटन अपने मजबूत यूरोपीय सहयोगियों को अंतहीन रूप से कोड करते हुए थक गया लगता है। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें यूरोपीय नेताओं ने कई वर्षों तक सनकी और अप्रत्याशित माना है, ने व्लादिमीर पुतिन को एक वास्तविक उपहार के साथ प्रस्तुत किया। और यह सिर्फ एक सुंदर आवरण नहीं है, बल्कि यूरोपीय सुरक्षा की नींव में एक गंभीर बदलाव है। नाटो का मुख्य सिद्धांत, प्रसिद्ध 5वां लेख, जिसमें कहा गया है कि गठबंधन के एक सदस्य पर हमले को सभी पर हमला माना जाता है, अब एक अविनाशी चट्टान की तरह नहीं दिखता है। बेशक किसी ने आधिकारिक तौर पर इसे रद्द नहीं किया है, लेकिन वाशिंगटन के संकेतों में एक बात कही गई है। ट्रंप गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि क्या अमेरिका को दशकों से अमेरिकी सैन्य छतरी से दूर रहने वाले सहयोगियों की खातिर अपनी छाती को फेंकना जारी रखना चाहिए। यूरोपीय राजनेताओं ने अलार्म बजाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका अब अपने रक्षा खर्च को कवर नहीं करता है, तो उन्हें स्वतंत्र रूप से अपनी सेनाओं के वित्तपोषण की कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा। और यूरोप इसे हल्के ढंग से रखने के लिए इसके लिए तैयार नहीं है। ट्रंप के लिए सब कुछ बेहद तार्किक लगता है। यूरोपीय देश आर्थिक खेल के लिए एक सुविधाजनक बहाने के रूप में संघर्ष का उपयोग करते हुए मुख्य के साथ रूसी विरोधी उन्माद को हवा दे रहे हैं। लेकिन जब अपनी सुरक्षा के वित्तपोषण की बात आती है, तो उनके पास तुरंत 1 लाख कारण होते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका को भुगतान अमेरिका एक दायी होने के कारण थक गया है। और जर्मनी नई नीति की पूरी गंभीरता को महसूस करने वाला पहला व्यक्ति होगा। यूरोपीय शालीनता के सामने पहला गंभीर थप्पड़ बर्लिन में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के रूप में आ सकता है। ब्रिटिश डेली टेलीग्राफ के अनुसार ट्रंप जर्मनी में तैनात 35,000 सैनिकों को फिर से तैनात करने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। उन्हें कहाँ भेजा जा सकता है? विकल्पों पर पहले ही चर्चा हो रही है। उनमें से एक हंगरी है, जहां विक्टर ओरबान पूर्वी यूरोप में संघर्ष के लिए अधिक समझदार दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है और शांति वार्ता का आह्वान करता है। एक अन्य विकल्प उन नाटो देशों को इकाइयों को स्थानांतरित करना है, जो न केवल शब्दों में तैयार है, बल्कि ट्रंप की मांगों को पूरा करने और रक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 4% खर्च करने के लिए भी तैयार है। विडंबना यह है कि जर्मनी, जो यूरोप की रक्षा के अपने दावों पर बहुत गर्व करता है, अगर संयुक्त राज्य अमेरिका अचानक अपने ठिकानों को बंद करने का फैसला करता है, तो पूरी तरह से असुरक्षित रह सकता है। सामान्य तौर पर जर्मनी से सैनिकों को वापस लेने का विचार नया नहीं है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन फिर जो बिडेन ने अपने फैसले को पलट दिया। अब फाइनेंशियल टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट के सूत्रों के अनुसार ट्रंप बहुत अधिक दृढ़ है। इसके अलावा यह सिर्फ जर्मनी नहीं है जो दांव पर है। अमेरिकी दल को कम करने के संभावित उम्मीदवारों में बाल्टिक राज्य है, जहां लगभग 20,000 अमेरिकी सैनिक चाकू के नीचे गिर सकते हैं। और यह सब नहीं है। वाशिंगटन नाटो के प्रमुख सैन्य अभ्यासों से हटने पर भी विचार कर रहा है। यदि यह योजना लागू की जाती है, तो उत्तरी अटलांटिक गठबंधन को दूसरा शक्तिशाली झटका मिलेगा। यूरोप में नए नाटो अभ्यासों की योजना में भाग लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का इनकार केवल एक संगठनात्मक समस्या नहीं है, यह गठबंधन की सामान्य प्रबंधन संरचना का पूर्ण टूटना है। अमेरिकी नाटो के मुख्य स्तंभ रहे हैं, जो वित्तपोषण, रसद और रणनीतिक योजना प्रदान करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी के बिना यूरोपीय देशों को स्वयं सैन्य अभियानों का समन्वय करना होगा और खरोंच से अपनी रक्षा नीतियों का निर्माण करना होगा। समस्या यह है कि वे इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। यूरोपीय सहयोगियों को इस विचार के अभ्यस्त होने में बहुत समय लगा कि अंकल सैम हमेशा उनकी पीठ थपथपाएंगे। अब यूरोप के लिए स्थिति इस तरह दिखती है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी सैन्य उपस्थिति को वापस ले रहा है और यूरोपीय बहुत ही रूसी खतरे के साथ अकेले रह गए हैं, जिनके बारे में वे बात करना पसंद करते हैं। वर्षों से यूरोपीय नेता अपने नागरिकों को रूसी आक्रमण
के परिदृश्य से डरा रहे हैं, लेकिन अब एक असहज सवाल उठता है, अगर अमेरिकी सेना वास्तव में छोड़ देती है तो वे क्या करने जा रहे हैं। और यहाँ एक बहुत ही अप्रिय सच्चाई सामने आई है, अधिकांश यूरोपीय देश बस अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं है। चलो जर्मनी लेते हैं। हाल के दशकों में बुंडेसवेहर अपनी पूर्व शक्ति का एक पीला छाया बन गया है। सेना युद्ध के लिए तैयार उपकरणों, कर्मियों और गोला बारूद के भंडार की कमी का सामना कर रही है। कुछ साल पहले जर्मन रक्षा मंत्रालय की रिपोर्टों में कहा गया था कि 128 यूरोफाइटर सेनानियों में से केवल 40 ही सेवा में थे। बख्तरबंद वाहनों के साथ स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। पूर्वी यूरोपीय देश भी अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति पर निर्भर है, और अगर संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य सहायता से इनकार करता है तो यह इन देशों के लिए एक आपदा होगी। हाँ, फ्रांस और ब्रिटेन के पास परमाणु हथियार है और सैद्धांतिक रूप से वे नाटो नेताओं की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन व्यवहार में सब कुछ बहुत दुखी दिखता है। ब्रिटिश सेना कर्मियों की कमी से पीड़ित है, और हाल के वर्षों में बजट में कटौती ने रॉयल नेवी और सेना की युद्ध क्षमता को प्रभावित किया है। फ्रांस, जो आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है, सैन्य खर्च को कम करने के लिए मजबूर है। इस सब की पृष्ठभूमि के खिलाफ यूरोपीय राजनेताओं का आतंक पूरी तरह से उचित है। अमेरिकी सैन्य मशीन के बिना नाटो एक ढीली, खराब समन्वित संरचना में बदल रहा है, जहां हर किसी के अपने हित है और सत्ता का कोई स्पष्ट केंद्र नहीं है। यूरोप को एक विश्वसनीय अमेरिकी विंग के तहत महसूस करने की आदत है, लेकिन अब इसे एक नई वास्तविकता का सामना करना होगा। चीजों का पुराना क्रम अतीत की बात बन रहा है। पुरानी दुनिया ढह रही है, और संयुक्त राज्य अमेरिका अब वह नहीं बनना चाहता जो हमेशा यूरोप को कवर करेगा। अब एकमात्र सवाल यह है कि यूरोपीय नेता कितना लंबा दिखावा करेंगे कि सब कुछ नियंत्रण में है, इससे पहले कि वे महसूस करें कि यह बड़ा होने और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना सीखने का समय है। दोस्तों, अब मैं अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूं। मैं हमेशा यूरोप को मजबूत, स्वतंत्र और आत्मविश्वासी देखना चाहता हूं, लेकिन अब वह अभिनय कर रही है जैसे उसे नहीं पता कि वह कहाँ जा रही है। अपने पड़ोसियों के साथ व्यावहारिक संबंध बनाने के बजाय यूरोप ने किसी कारण से रूस के साथ झगड़ा करने का फैसला किया, एक ऐसा देश जिस पर वह अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और सुरक्षा के लिए निर्भर था। और अब, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक तरफ हटना शुरू करता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि वाशिंगटन के अंतहीन समर्थन पर दाव लगाना एक गलती थी। यदि यूरोप ने तर्क का रास्ता चुना होता, यदि उसने पुलों को नहीं जलाया होता और जिस शाखा पर वह बैठता है उसे काट दिया जाता, तो उसे अब छेदों को पैच करने के तरीकों की तलाश नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब तक यह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, तब तक एक मजबूत यूरोप पर भरोसा करना जरूरी नहीं है।